मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों के हित के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। विपक्षी दलों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर किसानों को किया जा रहा है भ्रमित। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय बोर्ड के शिक्षकों को किया संबोधित। कहा, सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं होंगी रद्द। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं कराना है जरूरी। और कोरोना काल में नौकरी छूटने से प्रभावित कर्मचारियों को आत्मनिर्भर भारत और अटल बीमा योजना के तहत दिया जाएगा सहयोग। अटल बीमा योजना वाले कर्मचारियों को नौकरी मिलने तक मिलेगा 50% बेरोजगारी भत्ता। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। आज देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में अहम भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया। साल 2001 में सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। किसान दिवस समारोह लोगों को किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस के मौके पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए गए। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर लोक भवन में कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में समृद्धि तभी आएगी जब किसान समृद्धिशाली होगा। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधानता ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि सुधार कानूनों से बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार कहा जा रहा है कि ना एमएसपी खत्म होगी, ना मंडियां बंद होगी। उन्होंने कहा कि मंडियों को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। सरकार किसान हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर हाल में किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए जो सोचा था, उसी पर सरकार आज काम कर रही है। किसानों को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सरकार ने कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा, इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ पे दे करके उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। आज तो कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार बनी
भारत सरकार प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, पिछली सरकारों ने लिया ही नहीं। आज मैं कृषि मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र लिए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आज धरती पर किसानों को तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराने की एक निर्णायक भूमिका के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वे जीवन भर गांव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसान दिवस पर अन्नदाताओं का आभार जताते हुए अपने ट्वीट में कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर उनकी पावन स्मृति को सादर नमन। किसान दिवस पर अन्नदाता किसान भाइयों को कृतज्ञ नमन, उनकी स्वाभाविक उद्यमिता को प्रणाम। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं स्मरण व नमन करता हूं। चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद में भाजपा को बड़ी सफलता मिली है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा ने जहां जम्मू में भारी कामयाबी हासिल की, वहीं घाटी में भी भाजपा को सफलता मिली है। जम्मू डिवीजन में भाजपा ने इन चुनावों में 6 जिलों जम्मू, कठुआ, सांभा, रियासी, उधमपुर और डोडा में सफलता पाई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़, रामबन, राजौरी में ज्यादा सीटें हासिल की हैं। वहीं पुंछ में निर्दलीय विधायकों ने बाजी मारी है। इन चुनावों में ग्रुप अलायंस सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। 280 सीटों पर हुए इन चुनावों में से 276 सीटों के आए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 74 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटों पर जीत हासिल की है। निर्दलीय विधायकों ने 49 सीटों पर, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब तक 27 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 26 सीटें और जम्मू कश्मीर ने अपनी पार्टी में 2 सीटों पर अब तक जीत हासिल की है। मकपा ने 5 सीटें और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अभी तक 5 सीटों पर जीत हासिल की है। जेकेपीएम पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। पीडीएफ ने 2 और बसपा ने 1 सीट पर कब्जा किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल केंद्रीय बोर्ड के शिक्षकों से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं कराना बहुत जरूरी है। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि फरवरी माह तक उसे कराना संभव नहीं होगा। डॉक्टर निशंक ने कहा कि कक्षा 10 और 12वीं के लिए सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों से पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जा सकती हैं, इस बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। मार्च महीने में कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद से ही स्कूल बंद हैं। इसके बाद से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में स्कूल खोलने का फैसला लिया था। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 96,63,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.69% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 26,895 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। सरकार ने कहा कि ब्रिटेन में पाए गए नए प्रकार के वायरस से भारत में किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। देश में अभी तक इस नए प्रकार के वायरस का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन नए संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर एसओपी जारी किए हैं। इसमें इन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर
के बीच ब्रिटेन गए हों या ब्रिटेन से गुजरे हों। एसओपी के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और स्वघोषणा पत्र भरना होगा। बाद में इस पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार कोविड-19 संबंधी जांच की जाएगी। ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को RT-PCR जांच की सुविधा का इंतजाम करना होगा। ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी विमान कंपनियों को चेक इन से पहले एसओपी के बारे में यात्रियों को पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। कोरोना काल के बाद देश में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ अब कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस योजना में 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की इस कोरोना काल में नौकरी छूटी है उन्हें उन यूनिट में जहां 50 से कम कर्मचारी हैं वहां 2 लोगों को और जहां 50 से अधिक कर्मचारी हैं वहां 5 लोगों को नौकरी दी जाएगी। इन यूनिट को सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं जो लोग अटल बीमा योजना में बीमित हैं और नौकरी छूट गई है उन्हें अगले 3 महीने तक जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक उनके वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जो लोग इस कोरोना के काल में नौकरी से अलग हो गए, तो जो समय बताया है आपने कि इस काल में जिस किसी को भी नौकरी मिलेगी उसमें शर्त केवल ये है कि अगर उस यूनिट में 50 के करीब 50 तक कर्मचारी हैं तो कम से कम 2 लोग और 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो 5 नए लोगों को नौकरी मिलेगी। उनका कर्मचारी और सरकार दोनों के अंश 12% 24% भारत सरकार देगी। मतलब 12% कर्मचारी का 12% एम्प्लॉयर का, दोनों के 24% के अंश अगले 2 वर्ष तक भारत सरकार देगी। समाचार अभी जारी रहेंगे, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। प्रयागराज में फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को में मंगलवार देर रात यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक अस्पताल भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभय नंदन की मौत हो गई। 12 अन्य को शहर स्थित अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फूलपुर में स्थित इफ्को में अमोनिया व यूरिया निर्माण की 2 इकाइयां हैं, जहां रात 10 बजे से रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। 11:30 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अन्य तो किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए। रात 10:15 बजे ये इंसिडेंट हुआ। इसमें हमारा एक प्लंजर अमोनिया पंप है, उसका प्लंजर डिटैच हो गया, जिसकी वजह से अमोनिया का लीकेज हुआ और एक अमोनिया का क्लाउड एक छोटे से एरिया के अंदर बन गया और
इस को टैकल करने के अंदर हमारे 2 ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी और उसके अलावा 16 लोग और अफेक्टेड हुए। इन 16 में से इस वक्त 6 लोगों को हमने इलाहाबाद के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, उनकी कंडीशन इस वक्त स्टेबल है। बाकी 10 लोग हमारे लोकल टाउनशिप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, उनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए हैं और बाकी 8 जो है वो स्टेबल है। एनटीपीसी ने किसान दिवस के अवसर पर उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ के माध्यम से आसपास के ग्रामीणों के लिए मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ऊंचाहार परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक भोला लाल ने किया। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में कैसे खुशहाली आए और लोगों की कैसे आय बढ़े और किस तरह लोग आत्मनिर्भर बने, इस बारे में एनटीपीसी सदैव नए प्रयोग करती रहती है। उन्होंने कहा कि किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जाना उसी दिशा में एक प्रयास है। इस मौके पर मानव संसाधन विकास की प्रमुख वंदना चतुर्वेदी ने भी किसानों को संबोधित किया। आप सबको पता है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि बिना किसान के हम जीवित रह नहीं सकते। हर आदमी को 2 रोटी चाहिए ही, वो चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, कोई भी उद्यम कर रहा हो, बट रोटी तो चाहिए। और वो रोटी ये हमारी मातृशक्तियों से, मेरे किसान भाइयों से ही आती है। हापुड़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोरोना काल में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क से ग्रामीण घंटों का रास्ता अब चंद मिनटों में तय कर रहे हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। टूटी सड़कों और गड्ढों से वहां के लोग काफी परेशान हुआ करते थे और उनको चंद दूर का रास्ता तय करने में काफी समय लगता था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़क से ग्रामीणों को घंटों का रास्ता तय करने में चंद मिनट लग रहे हैं, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस सड़क से बहुत जो अच्छा जो काम हुआ है, ये पहले खाई गड्ढे थे इस रोड पे, आने जाने में दिक्कत थी लोगों को। जो समय पहले 2 घंटे में जो तय होता था, उस समय के लिए जो अब जो 20 मिनट की दूरी लगती है, आदमी जो आसानी से चला जाता, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से जो इस कार्यकाल से जो बहुत अच्छी जो संतुष्टि मिली है, लोगों को जो अच्छा जो सुधार मिला है और हम लोग भी जो सभी जो आने जाने के लिए जो सभी संतुष्ट हैं। रोड बहुत बढ़िया बने हुए हैं। जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं, सड़क बहुत अच्छी बन रही है। जहाँ 2 घंटे लगते थे, अब वहाँ 10-15 मिनट में आ जाते हैं। एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और मैं इन्हें बार बार धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस योजना के अंतर्गत ये सड़क बनी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इससे यहाँ के गांव के लोगों का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। आने जाने में भी बहुत लोगों को पहले परेशानी पड़ती थी। मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ इस रोड के बारे में। इससे पहले ये रोड बहुत ही ख़राब थी, बहुत सारे खड्डे थे, उधर से लोग आते थे, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ग्राम प्रधान सड़क योजना आई है, तब से लोगों को बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं। उधर से आने वाले लोग हैं वो आसानी से आ जाते हैं। जनपद बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं की दशा एवं दिशा में व्यापक बदलाव हुआ है। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वयं समृद्ध होकर अपने परिवार की भी दशा व दिशा बदल रही हैं। जिले की महिला स्वयं सहायता समूह व उनके संगठनों को 8 करोड़ 62 लाख रुपए की पंजीकरण धनराशि भी मिली है। जिले में NRLM द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कार्य में महिलाओं के साथ उनके परिवार वाले भी जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। चाहे प्रेरणा कैंटीन हो या सिलाई का काम या फिर जनरल स्टोर की दुकान, सभी जगह परिवार वाले महिलाओं के साथ जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। मां जगदम्बे स्वयं सहायता समूह की सुनीता देवी ने बताया कि समूह बनाकर ही उन्होंने जनरल स्टोर की दुकान खोली, जिससे समूह की महिलाओं को अब लाभ मिल रहा है। मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं समूह में जुड़ी और समूह बहुत अच्छा है और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। समूह से मैंने मास्क और ड्रेस की सिलाई की और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जय मां जगदम्बा स्वयं सहायता से हमारी वाइफ जुड़ी हुई है। हम लोग भी उससे सक्षम हैं
और समूह अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। हमने उसी पैसे से हमने दुकान किया, हमारा दुकान भी अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ समूह भी अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, ड्रेस सिला गया, मास्क सिला गया, महिला समूह की महिलाओं को सिलाई की भी ट्रेनिंग दी गई। स्वयं सहायता समूह में मैं जब जुड़ी तो कुछ भी नहीं लग रहा था। उसके बाद जो समूह धीरे धीरे चलने लगा, उसके बाद इसमें फ़ायदे जो दिखे तो बहुत अच्छा दिखा। इसी से हमने पैसा लेके समूह से ये दुकान का किया। मेरा पूरा परिवार इस समूह से जुड़ा हुआ है और ये दुकान जो कर रहे हैं हम पूरे परिवार मिलके कर रहे हैं, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। सीता समूह के द्वारा ये कैंटीन बिलाग में मिला, इस कैंटीन से सारे परिवार काम कर रहे हैं। मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मुझे दुकान अलाट हुआ है यहाँ विकास भवन में, प्रेरणा कैंटीन त्रिवेणी महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से। समूह हमारे पूरे परिवार की जीविका का सहारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश से ही 445 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने समूहों में ट्रांसफ़र की थी, जिसमें से अपने जनपद को 8 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। समूहों को विभिन्न स्कीमों में मिली, इनको CIF में भी मिली, RF में मिली और आजीविका निधि में मिली। इस धनराशि को पाने से समूह की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, उनके परिवार भी इसमें बिजनेस करने में अपना योगदान देंगे। बुंदेलखंड में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से बांदा में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में आई 5 कंपनियों द्वारा 178 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सभी चयनित अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र वितरित किया। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्तियों के आधार पर आज सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार लेने वाली कंपनियां कृषि, केमिकल उत्पाद आदि क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी, जिसमें करीब 178 युवाओं को रोजगार मिला। इन युवाओं को लखनऊ में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इनकी नियुक्ति गार्ड, एग्जीक्यूटिव मैनेजर आदि पदों पर होगी। बांदा के जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जो कि पूर्ण रूप से सफल हुआ। इसके अलावा भी जो बेरोजगार युवा हैं वो सेवायोजन कार्यालय में अपना पंजीकृत करा दें, ताकि आगे आने वाले समय पर उन्हें रोजगार मेले में सहभागिता करने का अवसर मिले और रोजगार प्राप्त कर सकें। 4 कंपनियां आई थी, चारों कंपनियों में से जो है अलग अलग जो व्यक्ति जिस कंपनी के इच्छुक था सभी ने अप्लाई किया। उन्हें सभी इच्छुक व्यक्तियों को जो है जिलाधिकारी महोदय जी ने जो है उनको जो है कार्ड अपने हाथों से कार्ड बांटा। इससे ये लाभ है कि जो हमको एक रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, और जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई थी तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी हमारी। बेरोजगार थे तो काम धंधे से लग जाएंगे तो घर पे खर्चा वर्चा चलेगा। अभी तक कुछ नहीं करते, घर में थे, घर के लिए सारा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अप्लाई किया था रोजगार मेला में, तो आज बृहद रोजगार मेला पंडितजन में हुआ है। इसमें 5 कंपनियाँ आई थी। मैंने गार्विन जेनेट्स कंपनी में अप्लाई किया था, तो उसमें जो है आज मेरी नियुक्ति भी, इंटरव्यू हुआ था, मुझे बताया गया उसके बारे में। लखनऊ जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, और इस कंपनी में जो है हम लोगों को ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ बांदा में ज्वाइनिंग देंगे। इसके बाद हम लोग किसानों को जाएंगे, गांव-गांव में प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उसको सेल करेंगे। हमारा ये कार्य होगा। ये है कि जैसे मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो एक ऑप्शन है, आप प्राइवेट कर सकते हैं, आप बढ़िया करिए कार्य, आगे इसमें सैलरी अच्छी है और 6 महीने में बढ़ना है इसकी सैलरी। महोबा में हमारी वहीं पे ज्वाइनिंग होगी, वहीं पे अपना करते रहेंगे। जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हीं के लिए रोजगार मेला लगा हुआ है। यहाँ से उनको जॉब मिली है, कई कंपनियों के लोग आए हैं यहाँ पे उनको रोजगार देने के लिए। क्षेत्रीय स्वयोजन कार्यालय बांदा द्वारा शासन की नीति के चलते आज एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 178 प्रशिक्षुओं को 5 कंपनियों द्वारा विभिन्न श्रेणी के रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी गार्ड्स आदि हैं। ये सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे नौजवानों को रोजगार अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए। बीच में करो। इस कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है और ये सफल कार्यक्रम है और यहाँ के बच्चे जाकर के विभिन्न कंपनियों में काम करेंगे, विभिन्न कैपेसिटीज़ में काम करेंगे, उससे उनको नया अवसर मिलेगा और उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी। औद्योगिक नगरी कानपुर की पहचान यहाँ के लेदर उद्योग से भी होती है, जो कि देश में चमड़े के उद्योग का बड़ा केंद्र माना जाता है।
सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ओडीपी योजना से कानपुर का लेदर उद्योग को बल मिल रहा है। जनपद में योजना का लाभ पाकर लोग लेदर उद्योग से जुड़कर आत्मनिर्भर होने के साथ ही अन्य कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यहाँ पर बनने वाले जूते, बेल्ट, बैग, पर्स, जैकेट आदि सामान लोगों को काफी पसंद आते हैं। गौरतलब है कि कानपुर शहर देश में चमड़े के उद्योग का बड़ा केंद्र माना जाता है। मुझे केंद्र की योजना ओडीओपी मेरे को लाभ मिला उसका, और मैंने एक व्यापार डाला, मैंने एक कारखाना डाला जिसमें जूते चप्पल का सबसे संबंधित काफ़ी कंपोनेंट में तैयार करने लगा। और आगे मेरी योजना है कि मैं पूरे जूते चप्पल का पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन करूं, उत्पाद लेकर के आऊं, जिसमें मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार का बहुत ऋणी हूं, जिन्होंने मुझे इसके योजनाओं के लिए चुना। मेरी लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज की फैक्ट्री है। मुझे जिला उद्योग केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी का पता चला। ओडीओपी योजना के अंतर्गत हमने लेदर बेल्ट्स के काम करने के लिए 10 लाख का लोन प्राप्त हुआ। इस योजना का बहुत ही आभारी हूँ और इस योजना के अंतर्गत हमने 6 लोगों को रोजगार दिया और इस योजना से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चमड़े की चप्पल की कोल्हापुरी का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसमें हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे। किसी कारणवश पूंजी ना होने की वजह से दिक्कतें आ रही थी, तो सरकार की जो ओडीओपी की योजना थी सर, तो उससे हमको लाभ मिला। उससे जो है हम मजबूत हुए और इस लायक बने कि 1-2 लोगों को और भी हम काम दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और अपने साथ बहुत से लोगों को कारोबार भी दे रहे हैं। इसमें हमारा जो स्कीम का टारगेट है इस बार का 275 लाख है। तो इस स्कीम में हम अब तक इतने सेंशन पर पहुंच चुके हैं, जो इस बार हमारे में लेदर के साथ साथ हौजरी और टेक्सटाइल को जोड़ दिया गया है। पिछली वर्षों में लेदर था, उस लेदर में हमने काफ़ी यहाँ अच्छा अचीवमेंट किया है और हमने बहुत से लोगों को रोज़गार दिया है, बहुत से लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी दूसरी योजना है ओडीओपी टूल किट प्रशिक्षण योजना। तो उसमें हम 300 लोगों का हमारा टारगेट मिला हुआ है, जिसमें 200 हौजी टेक्सटाइल से हैं, 100 लेदर से हैं। हमने 300 का ट्रेनिंग पूरी करा दी है। ट्रेनिंग कराने के बाद हम उनको टूल किट देते हैं और रोजगार से जोड़ते हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों के हित के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। विपक्षी दलों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर किसानों को किया जा रहा है भ्रमित। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय बोर्ड के शिक्षकों को किया संबोधित। कहा, सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं होंगी रद्द, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं कराना है जरूरी। और कोरोना काल में नौकरी से छूटे प्रभावित कर्मचारियों को आत्मनिर्भर भारत और अटल बीमा योजना के तहत दिया जाएगा सहयोग। अटल बीमा योजना वाले कर्मचारियों को नौकरी मिलने तक मिलेगा 50% बेरोजगारी भत्ता। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।